नमस्ते। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य का अध्ययन करेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। अब 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ। तो मानचित्र 1 जो है इसमें उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। तो आप ये मानचित्र 1 देख रहे हो। 7वीं से 12वीं शताब्दी के यहाँ प्रमुख राज्य हैं। आप मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। तो मानचित्र 1 में आप ये जो भी राज्य देखेंगे, ये गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, चाहमान, कन्नौज, ये राष्ट्रकूट, इन सारे राजवंशों का उदय हुआ। ये पाल, ये चोल, चेर, इन सारे राजवंशों का उदय हुआ। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं सदी जब आने लगी तो उपमहाद्वीप के विभिन्न बड़े भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो है सरदार जो है अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा लोग थे ना, वो क्या करते थे, या तो उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। तो राजा लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे। उन्हें जो राजा थे ना, उन्हें उनसे उम्मीद थी कि वो राजा या स्वामी के लिए क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। तो सामंत भी क्या करते थे, अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी ये घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे और कभी कभी वे क्या करते थे, मतलब वे अपने राज्य से मुक्त हो गए हैं, वे इसका दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन मतलब दक्षिण वाला भाग, भारत का जो दक्षिण वाला भाग है वो, वहाँ पे राष्ट्रकूटों का था। ये देखा आपने, ये राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट वंश, ये राष्ट्रकूट है। तो यहाँ पे दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआत में किसके अधीन काम करते थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन काम करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। 8वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब क्या बोला कि वो अपने स्वामी की बात को नहीं मानेगा। उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो क्या करा उसने, किसने, राष्ट्रकूट का एक प्रधान था दंतीदुर्ग, उसने चालुक्य का जो राजा था उसको हराया और एक अनुष्ठान किया, यज्ञ एक तरीके से, हिरण्यगर्भ नामक, सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यह अनुष्ठान क्या होता था, ब्राह्मणों की सहायता से करवाया जाता था। तो ये माना जाता था कि इससे याजक मतलब जो व्यक्ति जो अनुष्ठान कर रहा है वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, मतलब अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है फिर भी वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। मतलब वो किसी भी समाज का है लेकिन वो क्षत्रिय बन सकता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन।
इन नए राज्यों में से कईयों के महाराजाधिराज मतलब राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। मतलब उस समय के जो राजा थे ना, उन राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधियां धारण की। इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। मतलब ये क्या करते थे, इन राज्य के जो भी उत्पादक है, कोई भी किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, किसान, पशुपालक, कारीगर कोई भी हो, वो क्या करते हैं, संसाधन इकट्ठे करते हैं। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। तो किसान, पशुपालक, कारीगर जो थे, इनसे बोला जाता था कि तुम्हें अपना एक हिस्सा, उत्पादन का जो एक हिस्सा है वो हमें देना होगा, मतलब बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था। बस लगान एक तरीके से कर होता था, वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, क्योंकि जो इस लगान को प्राप्त करता था वो भूमि का स्वामी होता था, होने का दावा करता था कि मैं इस भूमि का मालिक हूँ, तो तुम्हें ये देना पड़ेगा। राजस्व व्यापारियों से भी ये लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे उल्लेखित कर है वेट्टी। सबसे मतलब जिसका नाम चलता है, उल्लेखित कर है मतलब फेमस कर था, वो वेट्टी था, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मतलब क्या होता था, वो नगद की बजाय क्या होता था, उनसे ज़बरदस्ती उनसे मेहनत करवा के लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो कर मिलता था ना इन लोगों को, उससे क्या करते थे, वो मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में काम में लेते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। और लूट के रूप में उनको धन भी मिलता था, जिससे वो व्यापार करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। और राजस्व वसूली मतलब राजा के उस राज्य में जो पैसा वसूल करना था, तो उसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और ये वंशानुगत मतलब लाइन से चलती रहती है। एक परिवार का बेटा पिता बने, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, इस तरह चलती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। ओहदे मतलब पद। इस तरह सेना में भी यही होता था। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, और इसे लाइक करें, कमेंट करें। आप सब कैसे हो, अच्छे होंगे। बाय।